देखिए ईरान ने क्योंकि तो मुमताज भाई ईरान ने तो इन लोगों को हिम्मत दे दी। ईरान ने तो वो करके दिखा दिया जो ये सोच भी नहीं सकते थे। ये तो यानी एक अचंभा हो गया, एक आश्चर्य वाली बात, एक वंडर है नहीं ये नहीं, जो ईरान ने करके और दिखा दिया। नहीं नहीं, दूसरी अब चीज तो मैं इन आपको लोगों बता को दूं, साथ में देखिए। आ जाना चाहिए। इसी सिलसिले की मैं आपको एक और बात बताता हूँ। ईरान तो देखिए वो खुला फाइटर है, वो तो लड़ेगा, उसका तो सरवाइव है लड़ना। अगर वो लड़ेगा नहीं तो वो फिर जिस तरह का उसका एक रोल बन चुका है, एक तस्वीर बन चुकी है, किरदार बन चुका है और एक इमेज बन चुकी है, वो सब खत्म हो जाएगी अगर वो लड़ा नहीं है। और वो लड़ने वाले लोग हैं, वो लड़ते ही आए, वो झुकने वाले लोग हैं ही नहीं। इसके अलावा जयदीप सिंह मुंडेला साहब ने अपडेट दी। इजराइल के पूर्व मोसाद प्रमुख ने दावा किया है कि उन सभी देशों में जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, उनमें हेरफेर के लिए उपकरण जो है, जिनमें लिसनिंग डिवाइस, ट्रैकिंग, हैकिंग सिस्टम और दीगर जाली उपकरण यानी मशीनरी शामिल हैं और ये सब स्थापित किए गए। चीफ ने आगे कहा है कि हमें अफसोस है कि हम गाजा में ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि हमें संभावना नहीं थी कि हमास 7 अक्टूबर जैसी घटना कर देगा। जब ये गजा में बच्चे मर गए भूखे प्यासे, तब इनसे देखा कैसे गया। तब तो ये कुछ कर नहीं पाए और बल्कि इजराइल में ट्रेड करते रहे, इजराइल से, इजराइल को खाना पहुंचाते रहे, इजराइल को पानी पहुंचाते रहे, माली मदद करते रहे, हर तरह से मदद करते रहे। जब इन्होंने उस वक्त देख लिया जब ये फलस्तीनियों के नहीं हुए, ये मतलब एक तरह से जैसे अब कहते हैं यहाँ पर शिया सुन्नी, तो शिया सुन्नी की कोई बात ऐसी नहीं है। जब ये उन लोगों के नहीं हुए तो ये ईरान को तो यूं भी अपना समझते ही नहीं है इन लोग, तो फिर ईरान के कहाँ से हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ एदियोत एरनोत में लिखा है, यदीप साहब ने कहा है कि गोलानी कमांडर ने बताया है कि जंग की शुरुआत से उनकी ब्रिगेड के 127 सैनिक मारे गए हैं। ये उनकी तरफ से आया है। तो बहरहाल इस तरह की अपडेट जो है वो आ रही हैं। मैं फिर आऊंगा यहाँ पे। बिल्कुल, ये देखिए आप, ये बात कह रहे हैं और राशिद रिजवी साहब चूंकि सफर पे हैं, वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कमेंट किया है, उन्होंने मैसेज जो है कमेंट किया है और उन्होंने लिखा है कि अरब देश कभी ईरान के साथ नहीं खड़े हो सकते। ये उन्होंने अरब देश ईरान को उस्ताद मान सकते हैं लेकिन भाई नहीं मान सकते, ये उनका कहना है। लेकिन मुझे लग रहा है कि देखिए, अगर ईरान कोशिश कर रहा है, ईरान वहां पे लगा हुआ है, तो हम बहरहाल जो चीज हमें दिखाई देती है, क्या अंदर चल रहा है, क्या ऐसा हो रहा है, बहुत सारे खतरात हैं क्योंकि ईरान की देखिए नीयत साफ है। ईरान के ताल्लुक से जो डराया गया था जिस तरह से अरबों को, खास तौर से कि आप जो है ईरान ताकतवर हो रहा है, ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाएगा तो आप खतरे में हो गए। लेकिन एक टर्निंग पॉइंट है, रेशमा हनीफ साहिबा, मैं आपके पास आऊंगा। एक टर्निंग पॉइंट ये है जो मैंने गौर किया, और राशिद साहब आप भी सुने और आप हमें कमेंट के जरिए बताएंगे। मैं कमेंट आपको एक पैनलिस्ट की हैसियत से दूंगा कि जो अभी इंकशाफ हुआ है न्यूक्लियर बॉम्ब इजराइल को लेकर के, कि जितने बड़े पैमाने पे उसने बनाया या उसकी जो रिपोर्ट आई है, उसने सबको हैरान कर दिया है। और इसीलिए सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान से अपने आप को जोड़ा कि कम से कम हम जोड़ करके हम भी एक न्यूक्लियर पावर की तरफ बढ़े। फिर अभी आप देखिए कि ट्रम्प ने अपने जो मुल्क को कह दिया, हुक्म दे दिया कि साहब तुम भी टेस्ट करो। क्यों? क्योंकि रूस ने किया। ये जो फिर ईरान का अपनी ताकत, तो ये जो बार बार अमेरिका अभी तक कह रहा था कि तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा ईरान है, न्यूक्लियर जो ये बॉम्ब बना रहा है या न्यूक्लियर पावर बन रहा है, इससे तुम खतरे में पड़ जाओगे। अब सऊदी अरब हो या टर्की हो, ये सोच, क्या आपको नहीं लग रहा है कि सोच रहे होंगे कि भाई कतर पे हमला ईरान ने तो किया नहीं, कतर पे हमला तो इजराइल ने किया और ईरान को तो मना किया जा रहा है, तो ये इजराइल कैसे न्यूक्लियर जो है वो वेपन बना रहा है। ये तमाम चीजें जो इस तरह की आई हैं, क्या आपको नहीं लग रहा है कि
इन तमाम चीजों से एक परसेप्शन भी बदल सकता है, परसेप्शन चेंज हो सकता है, या नया कोई गठबंधन हो सकता है, गठजोड़ इत्यादि। रेशमा हनीफ साहब, अच्छा हमारे साथ मेहमान जो जुड़े, मैं उनका तारुफ करा दूं। मेरे साथ प्रोफेसर नदीम अहमद साहब जुड़ गए हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इसके अलावा मिडिल ईस्ट पे बड़ी अच्छी नजर रखते हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ और वो भी प्रिडिक्ट करते हैं। देखिए, मुझे अच्छी बात हमारे इस पैनल की होती है कि हमारे जितने भी जो यहाँ पे हमारे पैनलिस्ट हैं वो प्रिडिक्शन भी करते हैं, और यही बहुत अच्छी चीज है। मतलब प्रिडिक्शन देखिए वही कर सकता है जिसकी माजी पे नजर हो, जो हालात को समझता हो और जो ये समझ रहा हो कि अब मुस्तकबिल में क्या हो सकता है। तभी हो सकता है कि मुझे बड़ा अच्छा शेर याद आ रहा है कि हाल को मुस्तकबिल की खातिर जोड़ रखा है माजी से, तीर को जितना पीछे खींचो उतना आगे जाता है। तो प्रेडिक्शन जो है वही कर सकता है जो पास से भी उसका ताल्लुक हो। तो हमारे नदीम साहब भी बहुत अच्छा प्रेडिक्ट करते हैं। और राशिद रिजवी साहब ने कहा है कि तुर्की, कतर, ईरान जिस दिन एक हो जाएंगे, यहूदी इजराइल छोड़कर अमेरिका भाग जाएंगे, तो दुआ कर दीजिए राशिद रिजवी साहब, हमेशा निगेटिव हम क्यों रहे, कम से कम मैं नहीं रहता। खैर, आपकी राय है, मैं आपको इसमें पूरा मुसलसल शामिल रखूंगा इंशाल्लाह इस पूरी बातचीत में। रेशमा हनीफ साहिबा, आप कैसे देखती हैं? जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया और सभी को मेरा सलाम। डॉक्टर साहब, ये जो आप कह रहे हैं, ये कुछ इस तरह का गठबंधन या ऑर्गेनाइजेशन तुर्की और ये सऊदी और ईरान मिलके बनाएंगे, अगर ये बन जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जैसे कि फिरोज साहब ने कहा कि उनको तो बिल्कुल यकीन नहीं है, तो यकीन तो मुझे भी नहीं है, बिल्कुल यकीन नहीं है। ईरान तो अपनी बात पे कायम रहेगा, लेकिन यही लोग हैं ये अपनी बात पे नहीं कायम रहेंगे। जब ये गजा में बच्चे मर गए भूखे प्यासे, तब इनसे देखा कैसे गया, तब तो ये कुछ कर नहीं पाए, और बल्कि इसराइल में ट्रेड करते रहे, इसराइल से, इसराइल को खाना पहुंचाते रहे, इसराइल को पानी पहुंचाते रहे, माली मदद करते रहे, हर तरह से मदद करते रहे। जब इन्होंने उस वक्त देख लिया जब ये फलस्तीनियों के नहीं हुए, ये मतलब एक तरह से जैसे आप कहते हैं यहाँ पर शिया सुन्नी, तो शिया सुन्नी की कोई बात ऐसी नहीं है। जब ये उन लोगों के नहीं हुए तो ये ईरान को तो यूं भी अपना समझते ही नहीं है इन लोग, तो फिर ईरान के कहाँ से हो जाएंगे। वैसे ईरान तो कोशिश कर ही रहा है। हाँ, जब से ये है कि इसराइल ने हमला किया है कतर पे, जब से इन लोगों को इनसिक्योरिटी तो हो गई है, तो चाहते तो ये भी हैं। अब इनको भी ये बात समझ में आ गई कि अगर कोई जवाब दे सकता है तो ईरान ही दे सकता है इन लोगों को, अमेरिका को और इसराइल को। तो इसलिए भी थोड़ा सा शेल्टर तो कहीं ना कहीं से इन लोग चाहते ही हैं, तो इस वजह से भी कर रहे हैं। लेकिन ये है कि अगर जरा भी इन पे दबाव पड़ा अमेरिका का, तो ये अमेरिका की तरफ लुढ़क जाएंगे सारे के सारे, और इसराइल की तरफ चले जाएंगे। तो इनसे तो कोई वैसे उम्मीद तो मुझे भी नहीं है भाई। अब आगे अगर कुछ अच्छा होता है तो ये अच्छी ही बात है, और सही रहेगा, सभी के लिए सही रहेगा। रही बात तुर्की की, तुर्की तो अब खैर थोड़ा थोड़ा बदल रहा। उस वक्त जब जंग चल रही थी तब भी तुर्की ने यही कहा था कि अगर तेहरान पे हमला हुआ है तो समझ लीजिए इस्तांबुल पे हमला हुआ है। और अब तुर्की को भी समझ में आ रहा है कि इतनी वफा करने के बाद भी इनको कुछ हासिल नहीं हुआ। एक स्टेटमेंट अगर उधर से आता है तो उससे बड़ा स्टेटमेंट जो है इसराइल से आ जाता है। और आज भी वहाँ चांसलर गए थे जर्मनी के, तो उन्होंने तुर्की में जाके क्या क्या कहा। हालांकि उसको जो काउंटर किया रजब एर्दोआन ने, उन्होंने कहा भी कि हमास के पास तो कुछ भी नहीं है और ऐसी टेक्नोलॉजी भी नहीं है, बॉम्ब वगैरह नहीं है, इसराइल के पास तो सब कुछ है। और इसराइल एक न्यूक्लियर पावर है कंट्री, हालांकि वो इस बात को नहीं एक्सेप्ट करता है, वो बात अलग है। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान से समझौता सऊदी ने किया था, तो उसके बाद भी तो सेटिस्फाइड नहीं है, फिर भी तो और यहाँ इनसे समझौता कर ले, उनसे कर ले। भाई अभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो लड़ाई चली है, जंग चली, क्या अभी भी चल रही थी। अभी कतर में समझौता हुआ, वो फेल हो गया। उसके बाद फिर तुर्की में कोशिश करी जा रही थी, अब पता नहीं रुकी नहीं रुकी। अभी शाम के वक्त तक तो यही सुन रहे थे कि समझौता हो रहा है। तो ऐसा है। तो पाकिस्तान तो फिर मदद लेने के लिए सऊदी से कहने लगा, तो क्या सऊदी ने उसकी मदद करी? जब पाकिस्तान की मदद नहीं करी। हाँ, पाकिस्तान को ये था कि चलो नहीं है तो माली तो मदद करेंगे मेरी, तो पैसे से तो भले इन लोग कर दें, लेकिन अगर मिलिट्री कोई एक्शन अगर चाहें या कुछ इस तरह से कोई हेल्प लेना चाहेंगे तो वो तो नहीं मिलेगी। सऊदी कहाँ किसी से लड़ पाता है।
और तुर्की वैसे तो ठीक है, तुर्की एक मजबूत देश है, लेकिन अगर कभी कोई ऐसे हालात हो गए जो दुनिया में तो अब बहुत ही कुछ बिल्कुल अपोजिट हो रहा है, लॉ से और उससे तो कोई चीज चल ही नहीं रही ना, कुछ लॉ से चल रहा है, इंटरनेशनल लॉ को तोड़ा जा रहा है और हर तरह के लॉ के खिलाफ ही जो है बात हो रही है, वायलेशन हो रहा है उसका। तो नाटो मेंबर जरूर है, ये नाटो मेंबर होने से कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर कभी तुर्की से किसी से जंग हो गई तो ये नाटो जो मेंबर्स हैं ये भी तुर्की का साथ नहीं देंगे, ये ऐसा होगा एक दिन। तो मुझे तो ज्यादा उम्मीद नहीं है। जी रॉक साहब। तो देखिए कई बार ऐसा होता है कि चूंकि हालात ऐसे होते हैं कि इंसान यकीन नहीं कर पाता। प्रोफेसर नदीम अहमद साहब, मैं जब लगान फिल्म देख रहा था तो लगान फिल्म में मैंने देखा कि जब इंडिया की टीम जीत गई, ये हमने देखा कि इंडिया की टीम जब जीत गई तो जो राजा होता है अंग्रेज ही बगल में बैठा हुआ है, जो गवर्नर वहां का था, और जो राजा था थे वो भी बैठे हुए थे। अब वो ताली तो बजाना चाहते थे, खुश तो होना चाहते थे, जनाब बहुत अच्छा हुआ। मिसाल तौर पर जैसे जब ईरान ने अटैक किया, मैं जो समझ रहा हूं इजराइल पे, तो ऐसा नहीं कि सऊदी और तुर्की ये सब खुश नहीं हुए, लेकिन उसका इजहार वैसे नहीं कर पाए जैसे कि वो राजा, मतलब वो ताली भी ऐसे ऐसे, फिर उधर देखता है, फिर मुस्कुरा, थोड़ा सा। तो ये सिचुएशन है। देखिए सिचुएशन इसलिए है क्योंकि इसी तरह का निजाम कुछ बना हुआ था, लेकिन एक तरह की चीजें हो हमेशा, मैं इसको नहीं मानता। फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि आपको क्या लग रहा है, आपने पता नहीं सुना कि नहीं, खबर ये है जो मैंने पढ़ी कि ईरान, सऊदी अरब और तुर्की ये एक साथ एक गठजोड़ बनाने जा रहे हैं, जिस तरह से ईरान, चाइना और रूस बना रहे हैं। तो ये मुस्लिम ममालिक में ये तीन बड़े मुल्क वो मिडिल ईस्ट या मुस्लिम मसाइल को टेक ओवर करने के लिए, क्या आपको लग रहा है, हालांकि ओआईसी है, सब है, बना हुआ है, अरब लीग है, लेकिन ये एक नए तरीके से ये बातें सामने आ रही कि ईरान, तुर्की और सऊदी अरब, क्या आपको लग रहा है कि ये क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा? अच्छा एक मिनट यहाँ पे, ये राशिद रिजवी साहब ने कहा कि बड़े से बड़ा पत्थर दिल भी मासूम बच्चों की एक मुस्कुराहट पर पिघल जाता है। अफसोस अरब के लोगों के दिल मासूमों के जनाजे देखकर भी न पिघले। ये राशिद रिजवी साहब ने कहा, और दुनिया इस बात को उठा रही है। इसके अलावा जयदीप सिंह मुंडेला साहब ने अपडेट दी, इजराइल के पूर्व मोसाद प्रमुख ने दावा किया है कि उन सभी देशों में जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, उनमें हेरफेर के लिए उपकरण जो है, जिनमें लिसनिंग डिवाइस, ट्रैकिंग, हैकिंग सिस्टम और दीगर जाली उपकरण यानी मशीनरी शामिल हैं, और ये सब स्थापित किए गए। चीफ ने आगे कहा है कि हमें अफसोस है कि हम गाजा में ऐसा नहीं कर पाए, क्योंकि हमें संभावना नहीं थी कि हमारा 7 अक्टूबर जैसी घटना कर देगा, ये कहा जा रहा है। जी तो खैर मैं इस तरह की अपडेट आपको देता रहूंगा। इजराइल सेना ने दावा किया है कि उसने हिब्रोन में 6 हथियार वर्कशॉप पकड़े हैं। तो इस तरह की मैं देता रहूंगा। जी प्रोफेसर नदीम अहमद साहब। देखिए सर, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन मुझे ऐसे हालात दिखते नहीं है, क्योंकि इस तरह की बातें तो पहले भी आई हमारे पास। तो बहुत सारी ऐसी चीजें, अरब लीग है, ओआईसी है, अगर ये तीनों गठबंधन करके ट्रायंगुलर बना लेते हैं तो ये इनके हित में, इनकी गवर्नमेंट के हित में, और आइंदा के लिए जो इनका इस्टेब्लिशमेंट है, यानी बेहतर इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये अशद जरूरी है कि ऐसा हो जाना चाहिए, और इन्हें कर भी लेना चाहिए, क्योंकि तीनों ही फाइनेंशियली और डिफेंस के नुक्ता नजर से मजबूत ताकतें हैं। और अगर ये तीनों मिल जाएंगे तो उसका एक दूसरी तरह का असर भी पड़ेगा, हो सकता है ईयू पर भी पड़े, यूरोपियन यूनियन के ऊपर भी उसका असर पड़ेगा। और ये तीनों अगर मिल जाते हैं तो यकीनी तौर पर अमेरिका और इजराइल दोनों कमजोर होंगे, और हथियारों की डील का मामला या नई टेक्नोलॉजी का मामला या
जिस तरह की जरूरत सऊदी अरब को मैन पावर की, वो भी कहीं ना कहीं पूरी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है अगर ये तैयार हो जाता। लेकिन ये अमेरिका, इजराइल और उनके हामी ये सब ऐसा होने नहीं देंगे, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ करवा देंगे, या फिर अगर मुआहदा हो भी गया तो उसे घुमा फिरा कर कुछ दिन के बाद तोड़वा देंगे। ये खुद नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। और देखिए, ये पॉजिटिविटी की तरफ बहुत अच्छी बातें जा रही हैं। वो सब काम अब होने लगे हैं जो नहीं हो रहे थे। इन 2 सालों के अंदर इतनी ज्यादा जानों का ज़िया तो हुआ, लेकिन उसकी वजह से दुनिया की आंख भी खुली। खासतौर पर कतर जैसा मुल्क जो फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है, और वो बहुत ही पॉजिटिवली अपने आप को प्रेजेंट कर पाया। और दुनिया ने देखा कि उसने किस तरीके से अपनी बात को रखी और उसे मनवा भी लिया। यानी ट्रम्प जैसा राष्ट्रपति कतर की हिमायत करते हुए नेतन्याहू से फोन करवा कर माफी मंगवाता है, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें भी हमारे सामने आई हैं, और इस तरह की चीजें पहले कभी हमारे सामने नहीं आई थी। खामोशियां भी हैं भाई, एक लंबी खामोशी रही, खास तौर पर सऊदी अरब की। टर्की भी एक तरीके से सिर्फ जबानी बातें करता रहा, उसका अमल तो कुछ सामने आया नहीं। वो इकोनॉमिकली अपने आप को बेहतर बनाता रहा, माल की सप्लाई करता रहा, उधर से इधर माल लेता रहा, लेकिन जमानी जमा खर्ची की जिसकी जरूरत थी वो वक्तन फवक्तन करते रहे, और उसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा। रजब तैयब एर्दोगान को, उनकी पार्टी को नुकसान हुआ, उनकी साख खराब हुई वहां पर। और जिस तरह से वो एक खलीफा वाली पहचान या शनाख्त अपनी रखकर अपने आप को मुस्बत रास्ते पर आगे चला रहे थे हीरोइक इमेज के साथ, उसे भी कहीं ना कहीं कदगन लगा, वो उसमें रुकावट पैदा हुई। और ये सब इसी सिलसिले की मैं आपको एक और बात बताता हूँ। ईरान तो देखिए वो खुला फाइटर है, वो तो लड़ेगा, उसका तो सरवाइव है लड़ना। अगर वो लड़ेगा नहीं तो वो फिर जिस तरह का उसका एक रोल बन चुका है, एक तस्वीर बन चुकी है, किरदार बन चुका है और एक इमेज बन चुकी है, वो सब खत्म हो जाएगी अगर वो लड़ा नहीं है। और वो लड़ने वाले लोग हैं, वो लड़ते ही आए, वो झुकने वाले लोग हैं ही नहीं। लेकिन इन लोगों के सामने बहुत सारी मुश्किलात हैं। रजब तैयब एर्दोगान बहुत ज्यादा ज़ईफ भी हो रहे हैं, उनकी एज ज्यादा हो गई है, और पॉलिटिकल पारी जितनी लंबी वो खींच सकते थे उन्होंने खींची है, खींचने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी सिलसिले को आगे बढ़ा देना चाहते हैं कि अगर ये इस तरह का गठबंधन बन जाता है तो उससे बहुत सारे फायदे उन्हें पॉलिटिकली भी मिलेंगे। यानी कुछ नहीं से कुछ करके दिखाने जैसी बात हो जाएगी। सऊदी अरब बहुत ज्यादा कमजोर हो रहा है, और सऊदी अरब को कहीं ना कहीं ये दिखना शुरू हो गया कि वहां की आवाम भी बगावत की तरफ जा रही है। वहां के तो कवानीन बड़े सख्त हैं, जिसकी वजह से वहां लोग सड़कों पर नहीं निकल पाते हैं या खुले तौर पर नहीं बोल पाते हैं अपने सऊदी आकाओं के बारे में उल्टा सीधा। तो ये, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ तो है भाई, लोगों के दिल है, मोमिन का दिल है, वो भर ही आता है, वो देख रहा है सब कुछ। अवाम तो वहां पर भी कुछ ना कुछ करना चाहती थी या बोलना चाहती थी, लेकिन उसके सामने मजबूरी वहां के कानून की थी। तो वहां पर भी इस बात को समझ में आने वाली बातें आ रही हैं खुलकर के अगर गवर्नमेंट या वहां के शाह लोग इस तरह से थोड़ी बहुत भी मदद नहीं करेंगे या कुछ ना कुछ करके नहीं दिखाएंगे तो वो बहुत लंबे टाइम तक उस चीज को चला नहीं पाएंगे। और लोगों के अंदर का जो विरोध है या गुस्सा है, गम है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी शक्ल में बाहर आने लगेगा। तो देखिए, मैं तो दुआ करूंगा कि ऐसा हो जाए, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा चांसेस दिखते नहीं है इसमें। सऊदी अरब सबसे ज्यादा पलटीबाज है, वो बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, और फिर वो इशारों पर नाचते हैं महाशक्ति के, यानी अमेरिका के। तो इसमें सबसे कमजोर कड़ी, सबसे ज्यादा कमजोर कड़ी सऊदी अरब ही है। सऊदी अरब ही सबसे पहले पीछे अपने कदम हटाएगा, लेकिन ऐसा हो जाना चाहिए, वक्त की जरूरत है। और इस्लामी दुनिया भी एक मुस्बत किसी ट्रायंगुलर, या आप जो उसे चतुर्भुज बोले या ग्रुप बोले, उसकी तरफ देख रही है, क्योंकि ओआईसी इतना बड़ा संगठन होने के बावजूद भी बगैर दांत वाला शेर आप बोल सकते हैं, उसका नाम है, उसके पास पैसा है, उसके पास असासे हैं, लेकिन वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता, उसकी कोई वैल्यू भी नहीं है भाई। वो तो बोलते रहे, कहते रहे, लेकिन इजराइल माना ही नहीं। अब ये बातें भी सामने आ रही हैं कि बहुत ज्यादा उसके पास एटम बॉम्ब भी है। भाई ये तो कोई भी कम समझ वाला आदमी भी
इस बात को तस्लीम करेगा कि उसके पास है भाई, वो तो अमेरिका का पूरा पूरा हाथ है। यानी अमेरिका तो पूरी तरह से अगर किसी के ऊपर पैसा खर्च कर रहा है, मैन पावर दे रहा है, डिफेंस इक्विपमेंट्स दे रहा है, तो इजराइल है उतना तो दूसरे को देता ही नहीं है। और फिर उसको देने की वजह भी है, अगर वो इधर देता है तो फिर उसका उसका रद्द अमल या उसकी बिना पर उसे बहुत सारा आउटकम वहां से मिलता है, माली तौर पर, दूसरे तौर पर, गुड्स के तौर पर। तो ये सारी चीजें हैं। मैं दुआ कर रहा हूँ मुमताज भाई के काश ऐसा हो जाए। इससे नहीं, देखिए ऐसा है कि हम क्या कहते हैं कि हमेशा एक खिड़की जरूर खुली रहनी चाहिए, पूरी तरीके से जो है वो बंद हो जाए, कहीं से सांस भी ना आए, हम इसके कायल नहीं हैं। तो ये जो आप कह रहे हो या हम फिरोज बख्त आप कह रहे हैं या आप तीनों लोग जो बात कह रहे हो, वो इसीलिए ना क्योंकि माजी आपने देख रखा है। तो लेकिन देखिए हालात बड़े तेजी से बदल रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि चीजें जो है हो सकता है कि बदल रहे हैं, और ये कोशिश जैसा कि फिरोज बख्त साहब आपने कहा, ये कोशिश ईरान की तरफ से हो रही है और ईरान मुस्तकिल जो है पेजिस्कियान हो जो सदर है वो, और प्लस जो ये अपना अब्बास अराक्ची, वो दोनों जो है लगे हुए मुस्तकिल बात कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से इसके पीछे कहीं ना कहीं रूस और चाइना भी जरूर होगा कि देखिए ईरान ने क्योंकि तो मुमताज भाई ईरान ने तो इन लोगों को हिम्मत दे दी। ईरान ने तो वो करके दिखा दिया जो ये सोच भी नहीं सकते थे। ये तो यानी एक अचंभा हो गया, एक आश्चर्य वाली बात, एक वंडर है नहीं ये नहीं जो ईरान ने करके और दिखा दिया। नहीं नहीं, दूसरी अब चीज तो मैं इन आपको लोगों बता को दूं, साथ में देखिए आ जाना चाहिए। देखिए प्रोफेसर नदीम साहब, मैं आपको बता दूं ईरान ने जो किया वो किया, लेकिन ये लोग ये भी देख रहे हैं कि हमास को ये नहीं हरा सके। ठीक है आपने मार दिया लोगों को, लेकिन हमास जो है आप अपने कैप्टिव नहीं छुड़ा सके, आप उसे खत्म नहीं कर सके, आप प्रेशर बना रहे हो, आप हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए, डिसआर्म कराने के लिए आप प्रेशर बनाते हो। आप हूती से जो है वो भाग खड़े हुए, आप हूती से आपको समझौता करना पड़ा, हिजबुल्लाह से समझौता करना पड़ा, आपने खत्म तो नहीं किया, आप खत्म तो नहीं कर सके, अल्टीमेटली आपको समझौता करना पड़ा। तो समझौता जो है वो हार नहीं होती है, यानी आपने जो है हार तो तब होती कि जब आप हथियार डलवा देते, उनसे डिसआर्म करवा देते कि साहब ये हार गए, आपके सामने आते और झुक जाते और हथियार डाल देते। तो इसका मतलब ये है, अब यहाँ पे देखिए जयदीप साहब ने एक अपडेट दी है कि आज रमल्ला के क्या वुलुल तहता में कृषि भूमि के पत्थर की बाढ़ के बीच छिपे हुए किसानों को जैतून की फसल में मौसम के दौरान निगरानी कैमरे मिले हैं। यानी वहां पे इस तरह से वो सब कुछ हो सकता है। इसके अलावा राशिद रिजवी साहब ने लिखा है कि इजराइल येलो लाइन पे दीवार उठाने की तैयारी कर रहा है। इसका मतलब गाजा की 52% जमीन पे इजराइल ने कब्जा कर लिया है। ये भी खबर, और ये उड़ती उड़ती खबर आती रही है। इसके अलावा यहाँ एदियोत एरनोत में लिखा है, यदीप साहब ने कहा है कि गोलानी कमांडर ने बताया है कि जंग की शुरुआत से उनके ब्रिगेड के 127 सैनिक मारे गए हैं। ये उनकी तरफ से आया है। तो बहरहाल इस तरह के अपडेट जो है वो आ रही हैं। मैं फिर आऊंगा यहाँ पे फिरोज बख्त अहमद साहब कि ठीक है हम इस पे और बात करेंगे कि ये क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। लेकिन अभी गाजा के जो हालात हैं उस पे आप क्या कहेंगे? अगर यही हम कह लेंगे साहब 52% जमीन या इस तरह से अगर कब्जा करेंगे तो क्या आपको लग रहा है कि ये अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे? क्या क्या ये जो है कब्जा करके वहां सुकूनत जो है अख्तियार कर पाएंगे? फिरोज बख्त साहब। जी देखिए डॉक्टर मुमताज आलम साहब, आपने सवाल ये किया है कि 52, अब 52 कह रहे हैं, कोई 53 कहता है, बात चलिए एक ही है। तो जो 53% जो इलाका है जो इन्होंने अपने तहवील में ले रखा है, देखिए ये तो शुरू से ही इसराइलियों की तहवील में है। परसेंटेज तो एक महज नंबर है, बाकी यहाँ से लेके वेस्ट बैंक तक पूरा यहाँ इसराइल, आईडीएफ इन्हीं का दौर दौरा है। ठीक है, ठीक है।
मतलब 23 लाख फलस्तीनी, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने उनको जिंदा अच्छा, रखा, सर्वाइव कर गए। मैं जरा से एक गुजारिश कर दूं, मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए, मैं उनसे एक तो गुजारिश कर रहा हूं कि बराए मेहरबानी लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर शेयर आप कर सकते हैं तो शेयर भी अपने तमाम ग्रुप में कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे और जुड़ सकें। जी फिरोज साहब, माफिक साहब। जी जी, इसराइल चाहे येलो लाइन उठाए, उस पर दीवार बनाए, उस पर शीशे पिलाई हुई दीवार को जो है, शीशा पिलाई हुई दीवार को जो है कंस्ट्रक्ट करें या ना करें, वो तो अब इलाका उनके कब्जे में है, पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। और बहुत आसान नहीं है उस इलाके को इनसे छुड़ाना। हालांकि बार बार हमास ने ये बात कही है कि हम अपने हथियार डाल देंगे अगर आईडीएफ के जो लोग हैं वो गाजा से चले जाएं, जो मतलब अंदर घुस गए हैं, वो कब कब्जा कब्जा लिया है उन्होंने गाजा के बहुत बड़े इलाके को, वापस चले जाएंगे तो हम हथियार डाल देंगे। अब ये बात बिल्कुल उनकी नजरअंदाज की जा रही है। इसराइल नजरअंदाज कर रहा है, अमेरिका नजरअंदाज कर रहा है, और जो उनके हिमायती हैं वो भी इसी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए, ये तो इनके कब्जे में है ही है। आप कहते हैं क्या होगा, कब्जे में चला जाएगा। अरे डॉक्टर रजवी, ये तो ऑलरेडी इनके कब्जे में है, ठीक है। वो एक ये समझ लीजिए कि एक फूफा ऐसा है कि हाँ भाई चलो, फलस्तीनियां रह रहे हैं, कुछ वो हमास भी कोशिश कर रहे हैं, खुट कर रहा है अपनी, मतलब जो म्यूनिसिपैलिटी है उसके अंदर अपने कुछ फौजियों के जरिए कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, वो सब ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली ये इलाका इसराइल के कब्जे में है, यानी बैतुल मुकद्दस तक। ये तो ये, बल्कि इन्होंने वहां पर भी बड़ा धमाल, बड़ा धमा चौकड़ी मचा रखी है वेस्ट बैंक पे, वेस्ट बैंक में मचा रखी है। अलावा इसके इन्होंने लबनान में भी बड़ी ये समझिए बहुत ज्यादा वहां अटैक कर रहे हैं, ठीक है। लबनान में आप एक इलाका है वहां पे, मतलब एक आदमी को ये मार के आ गए वहां पे, एक सिविलियन को गोली मार के आ गए वहां पे, नबातिया इलाका है। तो ये सब ये कर रहे हैं और इससे पीछे नहीं हट रहे हैं, इनके कब्जे में सारी चीजें हैं। दुनिया चुप बैठी है। दुनिया से मेरी मुराद वो लोग नहीं है जो स्पेन में इसराइल के लिए हाय हाय कर रहे थे, लोग नहीं, बल्कि हुकूमतें खामोश बैठी हैं। फ्लोटिला आ गए, एक बहुत बड़ा, दुनिया की तारीख में पहली मर्तबा इस तरह का एक मूवमेंट हुआ कि फ्लोटिला में ग्रेटा के साथ साथ और पूरी दुनिया के एक्टिविस्ट आ गए, ठीक है, पार्लियामेंटेरियन आ गए, और जनाब साइंटिस्ट आ गए, सारे लोग आ गए। ये पहली मर्तबा हुआ, लेकिन ये हुआ, ये अच्छा हुआ कि लोग निकल के आए। मसला कहाँ अटका हुआ है? अभी आपने कहा जी, वो लोग कह रहे हैं प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं, सीज फायर हो गया। ये सीज फायर वगैरह कुछ नहीं हुआ है। ये प्रोग्राम लंबा चलेगा, जब तक ये दुनिया चलेगी तब तक यहाँ पर अमन कायम नहीं होगा, और जब तक हम लोग हयात हैं ये प्रोग्राम भी चलेगा, ठीक है। क्योंकि ये कोई टच एंड गो वाली चीज नहीं है। और ये तो मतलब जब तक इसराइल यहाँ रहेगा, इसराइल बाज नहीं आएगा, और इसराइल कुछ ना कुछ खुराफात करता रहेगा। अब इन्होंने लबनान में बहुत ज्यादा जो है, इन्होंने परेशान करना शुरू कर दिया लोगों को। लेकिन लबनान में एक चीज अच्छी ये हो गई कि हिजबुल्लाह और लबनान की जो अपनी फौज है वो आपस में मिल गए हैं, और उनके मिलने से यह है कि इनकी जो है सिट्टी पिट्टी गुम हो रही है आईडीएफ की, इसराइल की, ठीक है। अब आप देखिए, सिर्फ सिर्फ हिजबुल्लाह और लबनान की आर्मी मिल गए, ये दोनों मिल गए, उससे इसराइल मतलब हक्का बक्का भी हो गया। और इसराइल जो है बहुत ज्यादा इस चीज को पेचीदा मान रहा है, परेशान है। जब ये छोटे छोटे ये जो लाइन ऑफ रेजिस्टेंस है आपका हिजबुल्लाह, जब ये मिल गए हैं, तो अगर ये अरब ममालिक मिल जाते या तुर्की आ जाता, ठीक है, तो क्या बात होती। ये सारे मुनाफिकीन हैं। कयामत के दिन इन तमाम मुनाफिकीन से सवाल किए जाएंगे। और मैं मतलब मैं कोई जजमेंट देने वाला नहीं हूँ, जजमेंट देने वाली एक ही ताकत है, अल्लाह की। लेकिन मेरा ऐसा ख्याल है
इन लोगों को बाकी तो फैसला अल्लाह का है, इन लोगों को दोज़ख के हवाले किया जाएगा, जिसमें सर-ए-फ़हरिस्त सऊदी अरब होगा। तो माफ़ कीजिए, फिर वही सख्त अल्फाज आ गए हैं मेरे मुँह पे, क्योंकि मुझे मतलब ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है। मैं तस्वीर देखता हूँ उसकी गाज़ा की, अरे एक एक मकान के आगे, आपके मकान के आगे अगर आपका आगे का कोई थल्ला तोड़ दे, ठीक है? कोई ईंट दाएँ-बाएँ कर दे, कोई दरवाज़े पे कुछ कर दे, ठीक है? दरवाज़े का एक हिस्सा तोड़ दे, तो कितने आप आग बबूला हो जाते हैं। तो पूरा शहर का शहर जो है बर्बाद हो गया है, वहाँ कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है? तो बड़ा गुस्सा आता है सब देखकर कि एक मुहज़्ज़िब दुनिया के अंदर इतनी ज़्यादा बर्बादी हो रही है, दुनिया चुप बैठी है, ठीक है? ये अब ठीक है, खुश रहने को गालिब ख़याल अच्छा है कि ये ट्रायंगल बनने वाला है, ईरान, सऊदी अरब और आपका क्या है कि वो तुर्की, और भी इसमें कोई जुड़ सकता है, लेकिन ईरान तो ठीक है, ईरान की कोशिशें ठीक हैं, लेकिन ईरान के बड़ी साथ ये लोग खबर कभी यहाँ नहीं पे आ होंगे। रही है, मैं रोकूंगा यहाँ पे, बड़ी खबर आ रही है और ये इजराइल से बड़ी खबर है। जयदीप साहब ने जो लिखा है मैं वो पढ़ देता हूँ, उसके बाद खबर सुनाता हूँ। उन्होंने कहा, राजा ब्रो आपकी बात में एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि न सिर्फ अल अक्सा मस्जिद के आज़ाद होने तक, बल्कि पूरी दुनिया आज़ाद होने तक इस चैनल को विश्व हित में काम करना चाहिए। तो बिल्कुल देखिए, मैं जब तक हूँ और जब तक कोशिश तो मेरी रोज रहती है, मैं भागता हूँ, आज लेट हो गया, लेकिन ये कि मसरूफियत बावजूद फिर भी मैं सबको इन्फॉर्म करके कि मैं पहुंच रहा हूँ और मैं 10 बजे करूंगा, और उसमें भी पहुंचते पहुंचते जो है वो लेट हो गया। बहरहाल जयदीप साहब का सऊदी, तुर्की, ईरान का गठबंधन हो या ना हो, लेकिन हमें आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि देर सवेर किसी दिन या पीढ़ी या अगली पीढ़ी यूएई और सऊदी अरब उन्हें अपना किबला नहीं नहीं वो क्या आदाद होने तक क्या है, खैर वो आधा अधूरा आया है, कुछ लिखा था इन्होंने यूनुस चुड़वारा साहब ने। तो खैर मैं अब अभी जो खबर देना चाह रहा था मैं पहले वो दे दूं। बड़ी खबर ये है कि इजरायली जेलों की हकीकत दुनिया के सामने लाने वाली यहाँ पे यफात तोमर यरूशलेमी ने इस्तीफा दे दिया है। ये उन्होंने कहा, ये बहुत बड़ी बात मैं समझता हूँ। यहाँ सयूनी ज़राए इब्लाग के मुताबिक, यानी इजरायली ज़राए इब्लाग के मुताबिक इजरायली फौज की प्रोसिक्यूटर यफात तोमर यरूशलेमी ने जुमे के रोज अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। ये शहर न्यूज ने इसको तफसील दी कि सयूनी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ अयाल जमीर ने यफात तोमर यरूशलेम को अपने ओहदे से बरतरफ कर दिया है। इन पर इल्जाम है कि बदनाम जमाना सदी तीमान कैद खाने में एक फिलिस्तीनी कैदी के साथ इजरायली फौजियों के तशद्दुद और बदसलूकी की वीडियो फुटेज इनके तवस्सुस से मंजर आम पर लाई गई है। मुस्ताफी प्रोसिक्यूटर ने इस सिलसिले में बाज़ाब्ता बयान जारी करके इस वीडियो के मंजर आम पर लाने की जिम्मेदारी कबूल की है। यरूशलेमी ने कहा कि उन्होंने ये काम फौजी हुक्काम के गलत बयानात और झूठे प्रोपेगेंडे के मुकाबले के लिए ये किया था। तो ये अपने आप में देखिए एक बड़ी खबर, इसको मान लेंगे, बड़े हौसले की बात है